स्टूडेंट, आज हमारा लास्ट डिस्कशन है एनटीएस 7 जूलॉजी का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द क्लास ऑस्टिक्थाइज, दैट इज बोनीफेशियस। आपको पता है कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है जो ऑस्टिक्थाइज के लिए है, जैसे हैविंग 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, ये करेक्ट है। लैक ऑफ ऑपरकुलम नहीं, इसमें गिल कवर होता है, इसलिए यही आंसर होगा बी। ओके, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट, तो 151 का आंसर है बी। और बाकी सब ऑप्शन जैसे स्किन कवर्ड बाय साइक्लॉइड और गैनोइड स्केल, टेनोइड स्केल अगर आता तो करेक्ट रहता। एयर ब्लैडर, स्विम ब्लैडर ऑस्टिक थाइस में प्रेजेंट है, कॉन्ड्रिक थाइस पे एब्सेंट है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। तो इसमें आंसर आ रहा है आपका बी। नेक्स्ट है 152। 152 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये आपको पूछा है कि इसमें बायोमोलिकुल्स है। फर्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। प्रोटीन विद अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटर शीट रिप्रेजेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हमें पता है कि अल्फा एंड बीटा प्लीटर शीट का स्ट्रक्चर का लिनस पॉलिंग ने डिस्कवर किया था, और जो भी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन है रामाचंद्रन प्लॉट के हिसाब से रामाचंद्रन ने, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नंबर 2, एडल्ट ह्यूमन हेमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स। यस, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, जिसका हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में टर्शियरी कन्फर्मेशन है, और चारों कन्फर्मेशन, चारों चेन जब इकट्ठा हो जाते हैं तब उसी स्ट्रक्चरल फॉर्मेट को हम बोलते हैं क्वाटरनरी कन्फर्मेशन। ओके, तो ये करेक्ट है। इलास्टिन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। आप ये देखते ही समझ गए होंगे, गलत है, क्योंकि इलास्टिन नहीं होगा, इसमें होगा कोलाजन। ओके, लास्ट वन इज प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स। हमें ये पता है कि प्रोटीन्स हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हेट्रो और होमो दोनों में होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन आ रहा है करेक्ट 1, 2 and 4। तो इसलिए आपको आंसर मार्क करना था ए, 1, 2, 4 करेक्ट। ओके, तो 152 का आंसर इसमें आ रहा है ए, और इलास्टिन नहीं है, इसमें क्या होना चाहिए था, कोलाजन। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 153, Which of the following hormone is responsible for both the milk injection reflex and fetal ejection reflex? ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ऑसिटोसिन। ऑसिटोसिन हार्मोन हाइपोथैलेमस बनाता है, स्टोर करता है न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो एक्सोनली हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को प्रोवाइड करता है। ऑसिटोसिन बर्थ हार्मोन है और मिल्क इंजेक्शन हार्मोन है, जो मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में और मिल्क प्रोडक्शन में प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन हेल्प करता है, ऑसिटोसिन नहीं। ये भी आप ध्यान रखना। ओके, तो इसमें आंसर आपको 153 में अगर देखो तो आंसर आपको सी मार्क करना था। ओके, अब दूसरा अगर देखो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है। एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिक करता है, इनिशिएट करता है उसे। प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरॉन मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट और मिल्क प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। लैक्टेटिंग मदर में मिल्क प्रोडक्शन कौन करता है, तब प्रोलैक्टिन ही होगा। और रिलैक्सिन जो ओवरी सीक्रेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम से, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस को डायलेट करने में हेल्प करता है। इतना आ सकता है इसमें। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, टिटेनी इज ड्यू टू। इसमें तुरंत आंसर आपको मार्क करना था लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। हमें पता है कि टिटेनी लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड से होता है, उससे जो कैल्शियम का वो परसेंटेज कम होने के कारण सोडियम बहुत ज़्यादा एंटर हो जाता है हमारे मसल फाइबर में, और इसी कारण जो कैल्शियम मसल के अंदर स्टोर्ड है वो एबनॉर्मली बाहर निकल के ट्रोपोनिन से बाइंड करके एबनॉर्मल कंट्रैक्शन, वाइल्ड कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें बेस्ट आंसर टिटेनी का 154 का आंसर है ए, आपको मार्क करना था। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स 155 में स्टेरॉइड हार्मोन्स का कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ये देखना है। इंक्लूड टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड इंसुलिन। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन तो करेक्ट था, क्योंकि हमें पता है स्टेरॉइड हार्मोन्स आर डिराइवेटिव ऑफ लिपिड्स। उसमें एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, फिर एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ये सब हार्मोन्स आएंगे, और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स पे आता है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है बी, आर ओनली प्रोड्यूस्ड इन द पिट्यूटरी ग्लैंड। नहीं, स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है ओवरीज, टेस्टिस और एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये 3 जगह से स्टेरॉइड हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ओके, नंबर सी, पास इजीली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड एक्ट इन द न्यूक्लियस। कि हमें पता है स्टेरॉइड लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है टुगेदर विद आइडोथायरोनिन, और न्यूक्लियर रिसेप्टर से अटैच होकर हमारे डीएनए के एक्सप्रेशन या जीन एक्सप्रेशन को बदल के नया प्रोटीन बनवा सकता है। तो इसमें सी करेक्ट है, बाकी ऑप्शन गलत है, क्योंकि पहले ऑप्शन में इंसुलिन है और सेकंड ऑप्शन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, जहां पे ओवरी, टेस्टिस या तो एड्रिनल कॉर्टेक्स लिखा होता तो शायद करेक्ट होता। स्टिमुलेट लीवर सेल्स टू कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। नो, ये रोल है इंसुलिन का कि जिससे वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना सके। स्टेरॉइड हार्मोन का इसमें यहाँ पे डायरेक्ट रोल नहीं आ रहा है, लीवर सेल को स्टिमुलेट नहीं करते हैं। सो इन दैट बेसिस अगर हम देखेंगे द बेस्ट ऑप्शन आ रहा है सी, पास इजीली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन टू एक्ट इन द न्यूक्लियस। इसलिए 155 का आंसर आपको यहाँ पे मार्क करना है सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
156 आपको बायोटेक एंड प्रिंसिपल से पूछा है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल. इको R1 cuts DNA between bases dash and dash only when the recognition sequence GAATTC is present in the DNA. तो आपको पता है इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस G और A के बीच में होगा, क्योंकि हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का सीक्वेंस एक पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में होता है, तो इसका G और A के बीच में है, तो इसलिए आपको 156 में मार्क करना था C, G और A. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 157. Variation in gene frequencies within populations can occur by chance rather than by natural selection. This is referred to as genetic drift. इसमें आंसर आपको genetic drift मानना है. सबसे सिंपल चीज़ है कि इसमें बाई चांस चीज़ लिखा हुआ है, और ये एवोल्यूशन का क्वेश्चन है जिसमें आपको हार्डी-वेनबर्ग लॉ के फैक्टर्स में आपको ये मिला होगा. जेनेटिक ड्रिफ्ट एक स्मॉल पॉपुलेशन का इफेक्ट करता है. अगर बाई चांस किसी कारण नेचुरल कैलेमिटीज हुआ, फॉरेस्ट फायर हुआ, पोचिंग हुआ, एनीथिंग कैन डिस्टर्ब अ स्मॉल पॉपुलेशन, उसी बाई चांस चेंज को, उसी बाई चांस वेरिएशन को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं. तो इसलिए इसमें आपको 157 में मार्क करना था आंसर ए. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 158 आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछा है. डिजीजेस और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. तो ये असर्शन करेक्ट है. रीजन में लिखा ऑल एसटीडीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली. तो असर्शन करेक्ट है, लेकिन रीजन का स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कुछ एसटीडीज ऐसे होते हैं जैसे एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हार्पिस जो क्यूरेबल नहीं है, वो नॉन क्यूरेबल कैटेगरीज में गिरते हैं. तो इसमें असर्शन करेक्ट है बट रीजन फॉल्स है. तो ये आपको सिंपली लगा होगा. इसमें आंसर आपको मार्क करना था सी. 158 में आंसर आपको सी मार्क करना है. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 159 की तरफ जाते हैं. 159 भी उसी पार्ट से ही रिलेटेड है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से. फ्रॉम द बिलो मेंशन्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट स्पेशली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन. हमें पता है कि जो एड्स होता है वो सेक्स ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करता. उसका मेन टारगेट होता है टी हेल्पर और एप्लीकेशन साइट मैक्रोफेज और टी हेल्पर सेल्स है. और एक चीज़ है वो इम्यून सिस्टम के सेल को टारगेट करता है, सेक्स ऑर्गन को नहीं. इसलिए इसमें बेस्ट आंसर आपका था एड्स. तो 159 में आपको मार्क करना था बी, एड्स. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. 160 आपको पूछा है ह्यूमन थर्दन डिजीज से. एडिक्शन रिफर्स टू tendency of the body to manifest withdrawal syndrome if the regular dose of drugs or alcohol is abruptly discontinued. It is related to dependence. Dependence के बाद withdrawal syndrome आता है. This is not the explanation or definition of addiction. Next one is B. Reckless and rebellious behavior, vandalism and violence shown by the drug abuser. ये होता है quick और immediate effect of drug abuser, और जिसने alcohol लिया है उनका immediate effect B में आ जाता है. ये भी addiction का definition नहीं है. फिर C में है psychological attachment to certain effects such as euphoria, temporary feeling of wellness associated with the drugs and alcohol. ये correct है, क्योंकि addiction का definition यही है, psychological attachment. तो इसमें आंसर 160 में आपको मार्क करना था C. लास्ट ऑप्शन में लिखा है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, आइसोलेशन, डिप्रेशन एंड फैटिग अमॉन्ग ड्रग एब्यूजर. दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट फॉर ड्रग एब्यूजर, अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं, बट दिस इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ एडिक्शन. इसलिए बेस्ट आंसर इसमें सी ही आपको मार्क करना था. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपको द फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन इट्स हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. हमें ये पता है ये 5th मंथ में ये फैक्ट आपको मिला होगा, और रिप्रोडक्शन में उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को आप तोड़ के याद कर लेना कि किस मंथ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो तुरंत आपके आंखों के सामने आएगा. ये कॉमनली पूछा जाता है ये क्वेश्चन 161 में जो दिया हुआ है. इसमें बेस्ट आंसर है सी, दैट इज 5th मंथ. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द थिन फिलामेंट ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर अ स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन दैट मार्क्स द एक्टिव साइट ऑन द एफ एक्टिन. ये होगा ट्रोपोनिन, कि हमें पता है ट्रोपोनिन अ स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो कि ट्रोपोमाइसिन के रेगुलर इंटरवल में है, और उनका काम होता है जो एक्टिव साइट है एक्टिन में, जी एक्टिन का जो एक्टिव साइट है उसे मार्क्स करके रखना फॉर मायोसिन हेड. तो इसमें बेस्ट आंसर होगा 162 का ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल. Okay, these are regulatory protein is mentioned in NCERT. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. 163 जो बायोटेक का है. In 1960s, 2 enzymes were discovered in bacteria that were responsible for providing immunity against bacteriophages. One of the restriction nuclease and other was methylase. इसमें आंसर मिथाइलेज हम लिख लेते हैं, फिर मैं कुछ एक एक्सप्लेनेशन है ये बता दूं एक बार. 163 में आंसर है आपका
ए मिथाइलेज। हमें पता है कि जो बैक्टीरियोफाज होता है वो बैक्टीरिया के अंदर जाके उसे लाइसोजेनिक साइकिल और लिटिक साइकिल से डैमेज कर देता है। लेकिन जब बैक्टीरिया एंटर हुआ, बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफाज एंटर हुआ, सॉरी बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफाज नहीं, मैं बना के एक बार बोलती रुको। ये सपोज एक बैक्टीरियोफाज है तो ऑटोमेटिकली उसने डीएनए अपना डाला और जो इसका मेन क्रोमोसोम है, मेन क्रोमोसोम में क्या हुआ, यहाँ पे इसने मिथाइल ग्रुप ऐड कर देना है, मिथाइलेज को, तो इसने मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया यहाँ पे। ये है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसका टारगेट होना चाहिए डीएनए, जैसे क्लीव करता है, तो ये छोटे छोटे पीसेस में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर देगा। दैट मीन्स फॉर मिथाइलेज एंड फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दे आर प्रिवेंटिंग दिस बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का डीएनए इसने काट दिया और इससे मेन क्रोमोसोम से इसने बचाया कैसे, मिथाइलेज ने CH3 ग्रुप ऐड करके। सो इन दैट वे दे आर प्रोटेक्टिंग द मेन क्रोमोसोम आल्सो एंड दे आर किलिंग द बैक्टीरियोफेजस डीएनए आल्सो, उसको जीन एक्सप्रेशन करने ही नहीं दिया। सो इसलिए यही चीज इसमें पूछा गया कि 1960s में 2 एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड इन बैक्टीरिया दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट बैक्टीरियोफेजेस। इज वन इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अनदर वन इज मिथाइलेज, because they are adding the methyl group in the main chromosome and they are stopping this restriction endonuclease to destroy or damage the मेन क्रोमोसोम ऑफ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया। ओके, तो इसलिए आंसर इसमें ए मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका मैच द फॉलोइंग है फ्रॉम केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन। ये भी बहुत सिंपल है। स्टेरॉइड्स हार्मोन्स में बेस्ट आंसर है कॉर्टिसोल, एस्ट्राडियोल, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरॉन। दैट मीन्स ए का आ रहा है 3। अमाइनो एसिड डिराइवेटिव्स में आ जा रहा है कैटेकोलामाइंस, उसमें से एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन का दिया है। आइडोथायरोनिन में आ जा रहा है थायराइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स में T3 और T4 आएगा। और पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन में इंसुलिन, ग्लूकागोन, हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो इसलिए आपको मार्क करना था A3, B4, C1 एंड D2। ओके, तो आपका आंसर इसमें निकल रहा है 164 का आंसर आपका डी निकल रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 165 देखते हैं। The spermatids are transformed into spermatozoa by the process called spermiogenesis. After spermiogenesis, sperm heads become embedded in the Sertoli cell. जब तक वो कुछ देर तक सेमनिफरस ट्यूब्यूल में स्पर्म रहता है, हेड अटैच रहता है सर्टोली सेल से, फिर स्पर्मेशन होता है। तो इसमें बेस्ट आंसर था 165 का, आपको मार्क करना था सी, सर्टोली सेल्स और सस्टेंटिकुलर सेल्स। ओके, नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 166 है हार्मोन्स फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवेरियन साइकिल आर प्रोड्यूस्ड बाय। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम ओवेरियन साइकिल भी बोलते हैं। तो वो कौन कौन से जगह से सिक्रेट होता है, ओवरीज से और एंटीरियर पिट्यूटरी से। ओवरीज के कौन कौन से साइकिल है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं, तब आपका आंसर होगा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। और एंटीरियर पिट्यूटरी का आंसर होगा FSH एंड LH जो कि गोनाडोट्रोपिन्स है। और न्यूरो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से अगर आया तब तुम्हारा आंसर होगा दैट इज GnH RH, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। उतना आपको मार्क करना है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से 166 का आंसर डी आ रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 में देखते हैं क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स A to D एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड्स ऑल द करेक्ट वंस ओनली। तो इसमें देखो A, each seminiferous tubule is lined by the male germ cell and Sertoli cell, correct. Sertoli cells undergo meiotic divisions finally leading to the formation of sperm, incorrect. क्योंकि हमें पता है सर्टोली सेल म्यूटिक डिवीजन नहीं करता, स्पर्मेटोगोनिया करता है। The regions outside the seminiferous tubule called interstitial spaces contain small blood vessels, Leydig cell जिसे हम interstitial cells भी बोलते हैं, and some immunological competent cell जिसे हम WBC भी बोल सकते हैं। तो ये करेक्ट है। D, the scrotum helps in maintaining the low temperature of the testis necessary for spermatogenesis। इसमें आंसर आ रहा है 167 का। अगर हम देखें तो A करेक्ट आ रहा है, B इनकरेक्ट आ रहा है, C करेक्ट आ रहा है और D करेक्ट आ रहा है। तो आपको बोला सिर्फ करेक्ट को लेना है। A आ रहा है, C आ रहा है, D आ रहा है, जो कि प्रेजेंट है इस ऑप्शन में नंबर D में। तो इसका आंसर आपको मार्क करना था D। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 168 में मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम 1 विद द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड गिवन कॉलम 2 एंड द चूज द करेक्ट आंसर। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ 70 to 80% ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो एक बार लिख लेते हैं। 168 में 1 का आंसर आ रहा है C, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर तुम देखोगे आयनिक बैलेंस D मार्क करना है, हेनलीज लूप इसमें मार्क करना है, फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन,
एंड नंबर 4 काउंटर करंट मैकेनिज्म में आ जा रहा है मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेड्यूला, क्योंकि वही करता है बाय द एक्सचेंज ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिटवीन वासर-एक्टा एंड लूपोफेनली. सो इन दैट बेसिस मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेड्यूला जो कि अराउंड 1200 आ जा रहा है ई. एंड नंबर 5 ड्रेनल कॉर्पस्कल हो जा रहा है बी. तो इसमें आंसर था 1C 2D 3A 4E 5B. तो इसमें अगर हम देखेंगे 1C 2D 3A 4E 5B तो आपको आंसर मार्क करना था B. ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 169. Alpha-1 antitrypsin is a biological product produced by using a transgenic animal by introducing a DNA or genes into it. This is used to treat emphysema. क्यों? हमें पता है कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसेमा को ट्रीट करता है, जो कि एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि एक्सेसिव स्मोकिंग के कारण होता है. तो इसमें 169 में द बेस्ट आंसर आपको पता ही था, शायद ये आंसर आपको सी मार्क करना था. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब हम 170 देखते हैं. In the treatment of tumor cells, certain specific molecules can be injected to activate the immune system of the patient for the destruction of tumor cell. Name the specific protein molecules used for this purpose. तब आंसर आपको मार्क करना अल्फा इंटरफेरॉन. क्योंकि पता है मैं अल्फा इंटरफेरॉन क्या है? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर. ये जब भी हम इंजेक्ट करते हैं तब नेचुरल किलर सेल्स या WBC जो है एक्टिवेट होता है और किसी ना किसी तरह से द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर को सप्रेस कर सकता है. इसे हम इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं. ओके, तो इसलिए 170 में आपको मार्क करना था आंसर बी, अल्फा इंटरफेरॉन. फिर नेक्स्ट हम देखेंगे 171 में क्या है. ये बायोमोलिक्यूल से है. मार्क द करेक्ट सेट फॉर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. अभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एक बार लिख के हम देख लेते हैं. इसमें जो ए है, ए में लैक्टिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट है. सेकेंडरी मेटाबोलाइट SM लिख रही हूँ मैं. हाँ, फिर सेलुलोज प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होता है, तो ये प्राइमरी भी है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी है. ग्लाइसिन अगर हम लिख के देखें ये क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट है. पल्मेटिक एसिड क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट है, क्योंकि पल्मेटिक एसिड आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड है. नंबर बी में अगर हम देखें मॉर्फिन, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है. लेमन ग्रास सेकेंडरी मेटाबोलाइट है. लैक्टिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट है. कैरोटीन सेकेंडरी मेटाबोलाइट है. तो बी आपका आंसर है. ए आंसर नहीं आ रहा है. सी में अगर हम देखें चिटीन प्राइमरी मेटाबोलाइट है. स्टार्च प्राइमरी मेटाबोलाइट है. ग्लाइकोजन प्राइमरी मेटाबोलाइट है. ग्लिसरॉल इज अ ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन प्राइमरी मेटाबोलाइट है. डी में हिस्टामिन, पेप्टिडोग्लाइकिन, पेक्टिन, हाइलुरोनिक एसिड में जितने भी इसमें है सभी ये दूसरे कैटेगरी से गिर रहे हैं. इट्स नॉट लिंक्ड विद सेकेंडरी मेटाबोलाइट, इसलिए इसमें बेस्ट आंसर आपको मार्क करना था बी, जो कि मॉर्फिन एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, इज एन अल्कलॉइड. लेमन ग्रास ऑयल एसेंशियल ऑयल में गिरता है. लैक्टिन एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है. कैरोटीन भी एक पिगमेंट है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 172 देखते हैं. ये आपको पूछा एक्सक्रीशन से और मिक्स है फ्रॉम केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन आल्सो. द एप्रोप्रिएट सेट इज जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल. हमें पता है एफरेंट आर्ट्रियोल के ऊपर होता है और वो रेनिन हार्मोन और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिक्रीट करता है, RENIN. ओके, तो ये करेक्ट है. फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है T3 एंड T4. थायरोकैल्सिटोनिन इज सिक्रीटेड बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स, तो ये गलत है. जोना ग्लोमेरुलोसा एंजियोटेंसिन 2 सिक्रीट नहीं करता है, सिक्रीट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड जिसका प्रिंसिपल हार्मोन एल्डोस्टेरोन है. और पैराफॉलिकुलर सेल सिक्रीट करता है, थायराइड ग्लैंड में होता है, TCT सिक्रीट करता है. पैराथॉर्मोन इज सिक्रीटेड बाय पैराथायराइड ग्लैंड. सो इन दैट बेसिस यही आंसर आपका आ रहा है. 172 का आंसर ए है. बाकी अगर आपका कंफ्यूजन है एक बार देख सकते हो, आंसर इज ए. बी में पैराफॉलिकुलर सेल जो है थायरोकैल्सिटोनिन नहीं होगा, T3 और T4 होगा बी का, तब ये करेक्ट होता. सी में जो जोना ग्लोमेरुलोसा का एंजियोटेंसिन 2 है, इसमें अगर एल्डोस्टेरोन लिखते तो करेक्ट होता, या तो मिनरलोकॉर्ड लिखते हैं तब करेक्ट होता. जोना ग्लोमेरुलोसा किसका पार्ट है? एड्रिनल कॉर्टेक्स का. और पैराफॉलिकुलर सेल किसका पार्ट है? सी सेल्स बोलते हैं, ये थायराइड ग्लैंड का पार्ट है जो सिक्रीट करता है थायरोकैल्सिटोनिन. और पैराथॉर्मोन सिक्रीट करता है कौन? पैराथायराइड ग्लैंड, प्रेजेंट एट द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड. और ये 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स हमारे बॉडी में होते हैं. ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 173. Which of the following carries a natural plasmid that can most effectively and exclusively be used for transforming plant cells only? तो हमें पता है कि Agrobacterium tumefaciens is the best vector for the plant cell transformation, कि उसमें TI plasmid होता है और एक tDNA पार्ट होता है. tDNA जो होता है in natural form that can cause infection और tumor in plants, उसी पार्ट को हम निकाल के अगर हमारे alien piece of DNA में इंट्रोड्यूस कर दे तब वो TI plasmid हमारे
प्लांट सेल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग एलियन पीस ऑफ डीएनए, और वही सबसे बड़ा डिस्कवरी था, इसलिए इसे बोला जाता है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। इसके लिए इसे कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, इंजेक्शन या कोई भी जबरदस्ती नहीं डालना, वो खुद से एंटर हो जाता है टीआई प्लाज्मिड, बिकॉज द सीक्रेट सर्टेन काइंड ऑफ हार्मोन्स सिमिलर टू सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल्स सिमिलर टू प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। ओके, तो इसलिए 173 में आप आंसर तो पता ही होगा आपको, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन, और उसका कौन सा पार्ट एंटर कराते हैं हम, टीआई प्लाज्मिड। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 174 आपके माइक्रोब से पूछा गया है, ये कॉमनली आता भी रहता है पिछले साल, लेकिन माइक्रोब्स का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, देखते हैं इस साल चांसेस हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। साइक्लोस्पोरिन ए इज अ इम्यूनोसप्रेसेंट फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। हमें पता है कि साइक्लोस्पोरिन ए हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद यूज़ कर सकते हैं, तो ये करेक्ट है। स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, जो कि एक ईस्ट बनाता है मोनस्कस परपुरियस, और ये उसी पर्टिकुलर एंजाइम को सप्रेस करता है जो कोलेस्ट्रॉल बनाने में हेल्प करता है हमारे लीवर सेल्स में। ओके, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस के थ्रू। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्लॉटबस्टर है, जो कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से नहीं बना, वो बना है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, इसलिए स्टेफाइलोकोकस आंसर जो पॉइंट दिया है ऑरियस, ये गलत है, इसलिए ये मैच नहीं हुआ। आंसर आपको सी मार्क करना है, इनकरेक्टली लिखा है। लास्ट वाला ऑप्शन है पेनिसिलम नोटेटम, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग 1929। ये मैं 1929 खुद से बोल रही हूँ, ये करेक्ट है। सो इन दैट बेसिस इसमें आंसर 174 का आंसर आपको सी मार्क करना था, क्योंकि यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नहीं होगा, यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस स्पेसिस होगा, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। और स्ट्रेप्टोकाइनेस का रोल क्या है, ये क्लॉट बस्टर है, जो कि फाइब्रिन को सॉल्युबलाइज करके फाइब्रिनोजन बनाता है आफ्टर इंजेक्टिंग, और इसका और एक नाम है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 175 जो बायोमोलिक्यूल से है। हेम द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अ पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज। हमें ये बस याद करके रखना है कि पेरोक्सीडेज और कैटालेज बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है, इसी में हेम रहता है, तो आंसर आपको बी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है। इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग ए स्पर्म इनटू ओवम, इसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। दिस इज अ मेथड अटेम्प्टेड बिफोर टेस्ट बेबी प्रोग्राम जिफ्ट एंड आईयूटी। ओके, एंड तीनों ही मेथड जिफ्ट, आईयूटी, आईसीएसआई तीनों ही इन विट्रो है, क्योंकि इसमें गैमेट का फ्यूजन बॉडी के बाहर होता है, तो इसमें बेस्ट आंसर 176 का अगर हम देखें इसमें सी मार्क करना है, आईसीएसआई। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 177। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फ्रॉम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। हमें पता है 20 to 25% इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनोहेमोग्लोबिन HbCO2 और 7% डिजॉल्व इन प्लाज्मा। ओके, तो इसमें बेस्ट आंसर 70% बाइकार्बोनेट आयन था, इसलिए 177 में आपको आंसर ए ही मार्क करना था। अब देखते हैं 178 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर अ कंपोनेंट विद अ परसेंटेज प्रेजेंट सेल लिविंग सेल। वाटर 70 to 90% है करेक्ट, प्रोटीन 10 to 15% है करेक्ट, कार्बोहाइड्रेट 3% होता तो करेक्ट होता, 2% है, इसलिए ये इनकरेक्ट मैच है, और न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% है। ओके, तो 178 में आपको मार्क करना है इसमें सी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट 3% होता है, लिपिड 2% होता है, आयरन 1% होता है, कार्बोहाइड्रेट इसमें 2 है, इसलिए इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन नंबर 179 इवोल्यूशन से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्ल आर्न्स वॉन वेयर। हमें पता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में उन्होंने आर्न्स हेकल का जो स्टेटमेंट है इसे डिसअप्रूव्ड किया था। उनका स्टेटमेंट क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस, एम्ब्रायो ऑफ अ हायर एनिमल नेवर रिसेंबल्स द एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स, ये भी आ सकता है, या एम्ब्रायो नेवर पासेस थ्रू द एडल्ट स्टेजेस, ये भी रह सकता है। तो इंग्लिश का थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे बुक में लिखा है एम्ब्रायोस नेवर पासेस थ्रू द एडल्ट स्टेजेस, तो दोनों ही करेक्ट हो, वो आए ये आए, मीनिंग सेम ही आ रहा है, इसलिए 179 में आपको मार्क करना है इसमें डायरेक्टली ए। इन्होंने डिसअप्रूव्ड किया था द वर्क ऑफ आर्न्स्ट हेकल, क्योंकि उन्होंने कहा था जो गिल स्लिट्स है फिश में, एम्ब्रायोस में, वो आगे चल के एडल्ट फिश में भी होता है, और जो भी गिल स्लिट्स ह्यूमन एम्ब्रायो बाकी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रायो में है वो आगे एडल्ट फिश में होता है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो आर्न्स्ट हेकल का है, उन्होंने कहा था कि एडल्ट में आ जाता है, वो चीज़ इन्होंने
डिसअप्रूव्ड किया बाय स्टेटिंग एम्ब्रायो ऑफ अ हायर एनिमल नेवर रिसेंबल्स द एडल्ट स्टेजेस ऑफ द अदर एनिमल्स। मैं बस आपको इसमें एक बात बोलना चाहूँगी, इसमें डीपली थिंक मत करो, जो भी स्टेटमेंट जिसके लिए भी लिखा है इवोल्यूशन में, अभी टाइम नहीं है ऐसे तोड़ मड़ोड़ के देखने का, डायरेक्टली जैसे प्लेस किया है उसे ऐसे याद कर लो। मीनिंग थोड़ा सा समझ के रखना पड़ेगा, हल्का फुल्का इंग्लिश चेंज कर सकते हैं जिससे कि आप उसे पकड़ लो, इतना ज़्यादा भी चेंज वो नहीं करेंगे। ओके, वो ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 180 में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है। द डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्स आर, हमें पता है ये बैरियर मेथड से आता है। बैरियर मेथड्स में कॉन्डम्स और डायफ्राम, वॉल्स एंड सर्वाइकल कैप है। और पहला वाला जो कॉन्डम है वो प्रिवेंट करता है एसटीडी, लेकिन सेकंड प्रिवेंट नहीं करता। सेकेंडली ये रीयूजेबल है, इसमें बेस्ट आंसर इसमें आ रहा है रीयूजेबल कंट्रासेप्टिव। और इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स ये नहीं है। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स में प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन रहता है। आईयूडीज आपको पता है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है। और इम्प्लांट्स विद प्रोजेस्टेरोन पाउडर वो स्किन के अंदर इम्प्लांट करते हैं एंड इज यूज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन आ रहा है सी, जो कि रीयूजेबल कंट्रासेप्टिव है। 180 का आपको सी मार्क करना था। क्वेश्चन नंबर 181 स्टेटमेंट 1 में लिखा है सहेली इज अ वंस अ वीक पील विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू। ये करेक्ट है, बिकॉज हमें पता है सहेली CDRI बना था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं ऑर्मेलोजिफिन या सेंक्रोमेन, जो कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को यूट्रस के अंदर ब्लॉक कर देता है और इम्प्लांटेशन साइट को प्रिपेयर करने नहीं देता है। साथ ही साथ वो ब्लास्टोसिस को भी इम्प्लांट होने नहीं देता, बट दे आर नॉट इंटरफेयरिंग विद ओवेरियन साइकिल। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आपको सुना के रखा कि कहीं पे बाई चांस अगर आ जाए तो वो कर पाओ। नेक्स्ट में लिखा क्या है देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2, मल्टीलोड 375 इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। नो, मल्टीलोड 375 इज अ कॉपर रिलीजिंग आईओडी। हार्मोनल रिलीजेड आईओडीज आर प्रोजेस्टासार्ट एंड LNG20 एंड नॉन मेडिकेटेड में है आपका लिपिलुप्स। ओके, तो इसमें आंसर आपको मार्क करना था। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो 181 में आपको मार्क करना था बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 182 में देखते हैं क्या है। 182 में आपको मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 करना है एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें देखो सल्मोनेला टाइफिमेरियम है, तो इसमें ऑटोमेटिकली क्या होगा, फर्स्ट रिकम्बिनेंट DNA उसी के नेटिव प्लाज्मिड से बना था। तो इसमें 182 में आपका आंसर आ रहा है, पहला हम देख लेते A3 आएगा। फिर बैसिलस थुरिंजिएंसिस का आ रहा है, थुरिंजिएंसिस का आ रहा है 4, जीन यूज्ड इन क्रिएटिंग बायोपेस्टिसाइड। नंबर C, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन यूज्ड इन डेवलपिंग ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट। तो इसमें 2 मार्क करना है। और आपका रह गया लास्ट D, एस्चेरिशिया कोलाई का आपका आ रहा है 1। तो इसमें आपको मार्क करना है ये ऑप्शन A3, B4, C2 एंड D1। तो A3, B4, C2, D1, तो दैट इज इसका आंसर क्या है D। ओके, क्वेश्चन नंबर 183 आपको पूछा है बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन से। ट्रांसपोसोम्स कैन बी यूज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसपोसोम एक मोबाइल DNA है जो कि जंपिंग जीन है, और ये कहाँ से वो होता है, किस काम में यूज होता है, सी में, दैट इज जीन साइलेंसिंग में। आपका जो RNA इंटरफेरेंस पार्ट है उसमें देखना ट्रांसपोसोम लिखा हुआ है, इसलिए आपको 183 का सी ही मार्क करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 184। क्वेश्चन नंबर 184 देखते हैं, चलो। Recombinant DNA technology involves several steps in specific sequence. What is the correct sequence for our DNA technology? तो इसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे, पहला आएगा isolation of genetic material, फिर है B, that is cutting of DNA at specific location with the help of restriction endonuclease, जो बुक में लिखा है। C, E, insertion of RDNA into the host cell, फिर आएगा obtaining the foreign gene product, एंड फिर डाउन स्ट्रीमिंग। तो इस बेसिस पे आपको बी मार्क करना था। ओके, 184 में एक बार आप देखो बी, आप मिला पाए कि नहीं देखो। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कटिंग ऑफ DNA at specific location, then insertion of RDNA in the host cell, फिर है C, obtaining the foreign gene product, and फिर downstreaming। आप 201 जो कि नॉन एडिटेड बुक है उसमें आइसोलेशन ऑफ जो DNA मटेरियल है उसकी ठीक ऊपर एक पैराग्राफ है, उसे ऑलमोस्ट 6 to 7 या 8 स्टेप होंगे, उसे लिख के एक बार देख लेना। आइसोलेशन ऑफ DNA है, फिर कटिंग ऑफ द DNA स्पेसिफिक साइट विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फिर है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ DNA, फिर उसके बाद लाइगेज का यूज बताया, फिर RDNA का फॉर्मेशन बताया, फिर बायोसिंथेटिक स्टेज दैट इज बायोरिएक्टर का बात बताया, फिर डाउनस्ट्रीमिंग बताया। वो प्लीज एक बार लिख के आप देख लोगे। और एक चीज देख लेना, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन का कितना एप्लीकेशन इसके अंडर में बुक में लिखा हुआ है, प्रिंसिपल वाले पार्ट के फर्स्ट पेज से और एप्लीकेशन के फर्स्ट पेज से उठा के एक बार देख लेना वो, ठीक है। तो इसमें आंसर आपका बी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, 185।
185 आपका एनिमल किंगडम से है। मार्क द रॉन्ग ऑप्शन, फीदर लाइक गिल्स एंड मोलास्का प्रेजेंट इन मेंटल कैविटी, तो ये करेक्ट है। नीडोब्लास्ट इन निडेरिया प्ले रोल इन एनकोरेज कैप्चरिंग ऑफ प्रे, नीडोब्लास्ट इन निडेरिया का वाला करेक्ट है। इंटरनल सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स इन टिनोफोरा सपोर्ट लोकोमोशन, सब करेक्ट था, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल होगा, इसलिए गलत हो गया। कॉइनोसाइट इन पोरिफेरा लाइन स्पॉन्जोसिल एंड कैनाल्स, तो ये करेक्ट है। इसमें 185 में आपको मार्क करना था सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन बी आ गया अभी। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन लीडिंग टू स्पेसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड, ये आप सबको पता है, सल्टेशन, जो कि हुगो डी व्राइस की थ्योरी में आता है, म्यूटेशन थ्योरी में, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। तो इसमें आपको 186 में मार्क करना था सी, सल्टेशन। Okay, branching descent and natural selection is a key concept of Darwin. Founder effects is a consequence of genetic drift. Genetic drift is a factor which affect Hardy-Weinberg law, वो याद रखना, okay? जो कि बाई चांस वेरिएशन है, थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आपको मिला भी था। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे अभी 187 एनिमल किंगडम का ही है। ओबेलिया मेटाजेनेसिस करता है, यस। प्लानेरिया फ्री लिविंग विथ हाई रिजनरेशन कैपेसिटी, करेक्ट। एनसाइलोस्टोमा जो एस्केलमेंथिस है उसमें सीडोसिलोमेट होगा, ये गलत है। और नेरिस में पैरापोडिया होता है एज अ लेटरल अपेंडेजेस, तो इसमें आंसर 187 में आपको मार्क करना है सी, जो कि इनकरेक्ट है। एनसाइलोस्टोमा में सीडोसिलोमेट होता है, और वही सीडोसिलोमेट का मतलब है कैविटी नॉट लाइन बाय मेसोडर्म। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 188। इन मोलास्का द माउथ कंटेनिंग अ फाइल लाइक ग्रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग इज रेड्यूला। हमें पता है कि रेड्यूला मोलास्का में होता है, सभी में नहीं लेकिन रेड्यूला मोलास्का में है, तो इसमें 188 में आपको सी मार्क करना है। एक चीज और बताओ, आपको इतना ज्यादा डीपली एनिमल किंगडम में भी नहीं जाना है, सुपरफिशियल जो भी लाइंस लिखे हैं एनसीईआरटी में भी टाइम कम है, बस एनसीईआरटी के लाइंस को पढ़ो। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं 189 कॉकरोच से है, क्योंकि हमारे एनटीए के सिलेबस में इंसेक्ट मेंशन है। मार्क द इनकरेक्ट मैच विथ रेफरेंस टू कॉकरोच, क्रॉप, फूड ग्राइंडिंग, मेथाथोरेसिक, विंग्स, फ्लाइट, ओमिटिडिया, विजन, स्पेरिकल रेस्पिरेशन। हमें पता है इसमें सभी करेक्ट है, एक गलत है। क्रॉप इज फॉर स्टोरिंग द फूड, इज नॉट फॉर ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग के लिए यूज होता है गिजर्ड, जो कि क्रॉप के नीचे होता है। तो 189 आपको मार्क करना था ए, कॉकरोच का ये क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं 190, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल, माइस, 95% माइस ही होता है। और एक चीज है, अगर आपको पूछेंगे पोलियो वैक्सीन में कौन सा यूज हुआ है, तब माइस ही मार्क करना है। और फिश भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स में गिरता है, वो ध्यान रखना है, जो मैंने पहले भी बोला था। इसमें 190 में आंसर आपका बी है, 95% ट्रांसजेनिक माइस ही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 191 भी आपको बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से है। Nowadays it is possible to detect mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe to hybridize its complementary DNA is followed by its detection using autoradiography, because हमें पता है कि हमें अगर किसी सेल का म्यूटेशन को स्टडी करना है तो हम एक प्रोब डिज़ाइन करेंगे कि हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू उस सेल के अंदर का डीएनए के सीक्वेंस पता है, तो उसका कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रेडियो आइसोटोप्स एक बनाएंगे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का, और उसे इंजेक्ट कर देंगे। अगर रेप्लिकेशन के टाइम में वो प्रोब यूज़ हो गया तब ऑटोमेटिकली कम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनेगा, और हमें ऑटोग्राफिक फिल्म में कोई भी ब्लैक कलर का चीज़ नहीं दिखेगा, हर एक पार्ट फ्लोरोसेंट रहेगा, चमकेगा, दैट मीन्स म्यूटेशन नहीं हुआ। अगर म्यूटेशन हुआ तो वो प्रोब जाके रेप्लिकेशन में यूज़ नहीं होगा और वो कम्प्लीमेंट्री नहीं है, इसीलिए कहीं कहीं पे ब्लैक कलर का स्पॉट्स आएगा और फ्लोरोसेंट नहीं होगा, रेडियो आइसोटोप्स का कोई यूज़ नहीं दिखेगा उसमें, इसका मतलब है वो म्यूटेटेड जीन है। तो इसमें बेस्ट आंसर क्या है, म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज नो कम्प्लीमेंट्री विद द पर्टिकुलर डीएनए जिसमें हमने सेल में इंजेक्ट किया था। तो इसमें बेस्ट आंसर ए ही है। बाकी अगर आप मिला के देखो एक भी आंसर नहीं आ रहा है, जैसे म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म, इतना तो ठीक है, एज द प्रोब हैज कम्प्लीमेंट्री विद इट, अगर कम्प्लीमेंट्री होता तो दिखता, तब तो ग्रीन कलर या तो जो भी फ्लोरोसेंट कलर है वो दिखता। म्यूटेटेड जीन पार्शियली अपीयर ऑन अ फोटोग्राफिक में ऐसे कुछ नहीं होता, म्यूटेटेड जीन पार्शियली नहीं, अगर नहीं है तो पूरा ब्लैक दिखेगा, एकदम बीच में गायब, पूरा ब्लैक, कुछ नहीं दिखेगा। म्यूटेटेड जीन कंप्लीटली एंड क्लियरली अपीयर्स ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तभी वो दिखेगा जो डीएनए दिखेंगे इसका मतलब वो म्यूटेटेड नहीं है, और जो नहीं दिखेंगे वो म्यूटेटेड है, इसलिए वो प्रोब के साथ कॉम्प्लीमेंट्री जो बॉन्डिंग है वो नहीं बना सका। ओके, चलो इसमें बेस्ट आंसर 191 का आ रहा है आपका ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 192 में क्या दिया है।
192 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है। ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन द ट्रोफोब्लास्ट लेयर गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम। हमें पता है ट्रोफोब्लास्ट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट करके एंडोमेट्रियम को कोरोट करके अंदर एंटर करता है अंदर, फिर प्रोजेस्टेरॉन उसी चीज को फिर से सिल अप कर देता है। तो असर्शन करेक्ट है। The inner cell of mass blastocyst gets differentiated as embryo। हमें ये भी पता है कि इनर सेल ऑफ मास से एम्ब्रायो बनता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बनता है, फिर उससे ही पूरा इंडिविजुअल बनता है। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन ने असर्शन को एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए इसमें बेस्ट आंसर आ रहा है बी। इफ बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि उन्होंने ये नहीं लिखा व्हाई ट्रोफोब्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द एंडोमेट्रियम, जो कि एनसीईआरटी में भी डायरेक्टली नहीं है। अगर ऐसे आता तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स में वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से जो एंडोमेट्रियम को ब्रेक कर सकता है, इस तरह से कोई लाइन लिखा रहता है, कोरोट करता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग को, सो दैट इट गेट इम्प्लांटेड इनसाइड एंड फॉर्म्स अ कोरियोनिक विले, ऐसे कुछ लिखा रहता है। लेकिन ये रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, इसलिए आपको 192 में बी ही मार्क करना होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 193 में है क्या। 193 में है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। हमें पता है नेरिस एनिलिडा है और एडिस आर्थ्रोपोडा है। अगर तुम नेरिस में देखो, बुक में लिखा तो नहीं है, एक्सटर्नल है फर्टिलाइजेशन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी है। एडिस आर्थ्रोपोडा है, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, तो ये नहीं होगा आंसर। टिनोप्लेना जो कि टिनोफोरा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब इसमें लार्वी है। और ऑफ्यूरा जो कि स्टार उसमें आता है, एकानोडोमेटा में आता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी है। लार्वी है, लेकिन लार्वी का नाम एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो बेस्ट आंसर इज बी। एस्केरिस एस्केलेमेंथिस है, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही डेवलपमेंट होते हैं और इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। लेपिज्मा है आपका एक इंसेक्ट, जो आपको अगर समझ में नहीं भी आया होगा चलेगा, क्योंकि बी डायरेक्टली आंसर निकल जा रहा है। ऑप्शन एलिमिनेशन कभी कभी आपको करना पड़ेगा नीट के फाइनल पेपर में भी। फेसियोला प्लेचलमेंथिस है और स्पॉन्जिला आपका पॉरीफेरा है। इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है कि फेसियोला का इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, स्पॉन्जिला भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। सो इन दैट बेसिस बेस्ट आंसर 193 में आ रहा है बी, टिनोप्लेना जो कि लीरो वो है, टेनोफोरा है, और ऑफ्यूरा जो कि ब्रिटल स्टार है एकानोडोमेटा का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 194। ये भी बहुत सिंपल है। डायबिटीज मेलाइटिस एसोसिएटेड विद इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर ऑप्शन में है तब भी करेक्ट है, इंसुलिन डेफिशिएंसी अगर दिया है तब भी करेक्ट है। दोनों अगर आ गया आप दोनों को मार्क कर सकते हो। और डायबिटीज मेलाइटिस एसोसिएटेड और भी कुछ कंडीशंस है वो मार्क कर सकते हो अगर आया तो। ग्लाइकोसूरिया, कीटोनूरिया, दिस आर कंडीशन एसोसिएटेड विद डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज इंसिपिडस अगर है तब डेफिशिएंसी ऑफ वेसोप्रेसिन मार्क करना होगा अगर उन्होंने इंसिपिडस पूछा तो। ओके, तो 194 में द बेस्ट आंसर इज बी। 195 ये एक्सक्रीशन का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीबम। ये आपका द रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स एंड एक्सक्रीशन से पूछा गया है। इसमें सीबम में हाइड्रोकार्बन, वैक्स और स्टेरॉल सब होता है, लेकिन इसमें यूरिया नहीं होता। यूरिया स्वेट में होता है, वो ध्यान रखना। यूरिन, यूरिया, ये यूरिन में यूरिया, स्वेट में यूरिया होता है। तो 195 सीबम में यूरिया नहीं होता, इसलिए डी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 196। 196 भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। सर्टुली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज एफएसएच। हमें पता है एफएसएच टारगेट करता है सर्टुली सेल्स को, और सर्टुली सेल्स को टारगेट करने के बाद ही वो टेस्टोस्टेरोन को लेके आता है इनसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बाय सीक्रेटिंग सर्टेन फैक्टर्स। सो इसमें बेस्ट आंसर है 196 का सी, एफएसएच एक गोनाडोट्रोपिन है। नेक्स्ट है 197 ह्यूमन थर्लन डिजीज। ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग निमोनिया इज करेक्ट एक्सेप्ट इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंसी। ये करेक्ट है। निमोनिया बैक्टीरिया ग्रो बेटर एट 33 डिग्री सेल्सियस देन एट 37 डिग्री सेल्सियस, हैंस दे टेंड टू कॉज द डिजीज इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक रेदर इन द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये गलत है कि हमें पता है कि निमोनिया का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लूइड एक्युमुलेशन इनसाइड द एल्वियोली, जो कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का ही पार्ट है। तो इसमें तुरंत गलत आपको दिख ही गया होगा, आंसर आपको बी मार्क करना था। सी, बैक्टीरिया इन्फेक्ट्स एल्वियोली ऑफ लंग्स लिखा है, देखो इसमें करेक्ट है। निमोनिया फिंगर नेल्स टर्न्स ब्लूइश इन सीवियर केसेस ऑफ निमोनिया। ओके, तो इसमें ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी है, ये भी ध्यान रखना। 197 में बी मार्क करना था क्योंकि ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, इसमें एक्सेप्ट पूछा है। 198 में Which of the following reasons is mainly responsible for graft rejection in transplantation of organ? हमें पता है graft rejection generally cell mediated immune system ही करता है, ये आपको सबको पता होगा, इसलिए इस पे आंसर आपको cell mediated response मार्क करना था। तो 198 में आंसर आपको डी मार्क करना था। ओके, और ये करेक्ट हुआ होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं
199 जो कि लोकोमोशन का है। गाउट इज अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर विच लीड्स टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स। तो इसमें लिखा है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, बोथ आर करेक्ट। तो आपको ए मार्क करना था इसमें। गाउट में इज अ फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस बिकॉज ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स, तो इसमें ए मार्क करना था। लास्ट क्वेश्चन है आपका 200, इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन सॉल्ट इज नॉट रीअब्सॉर्ब्ड। हमें पता है कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज परमिएबल टू वाटर बट इनपरमिएबल टू सॉल्ट, इसलिए इसमें आपको बी मार्क करना था। तो 200 का आंसर आपका है बी। ओके, तो ये आज का हमारा एनटीएस का डिस्कशन खत्म हुआ। ये लास्ट पेपर था एनटीएस 7। अब फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।